Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected members and participants, Assalamu alaikum. My name is Jaleel Ahmed and I am fellow member of Institute of Cost and Management Accountant, and I am serving as a joint director of ICMAP Faisalabad campus. Before starting our webinar, I would like to start with the holy name of Almighty Allah and with the Tilawat Quran Pak. Ameen, Jazakallah. Now we start this webinar. Webinar is on Income Tax Amendment Ordinance 2022. Before starting, I would like to introduce our honorable resource person, Mr. Nadeem Bhatt. He is FCA and FPFA. He has a 25 years of experience as a professional author and teacher of taxation. He is currently practicing under the name of Nadeem and Co. Chartered Company, mainly dealing with the audit, income tax, sales tax, and corporate affairs. He is also the chairman of Lahore Tax Bar Association, and from 2018, he is a lifetime member of Lahore Tax Bar Association and also Multan Tax Bar Association. He served in other areas. He served as also a professionally. He served as a member of LCCI Finance, Taxation and Sales Tax Committee from 2018 to 2021. He was the member of ICAP Publication Committee from 2017 to 2018 and member of NRC ICAP Practice Code Committee from 2018 to 2020. Before delaying this event, I would like Mr. Nadeem Bhatt to take the proceeding and proceed with the topic Income Tax Amendment Ordinance 2022. Sir. जी, थैंक यू वेरी मच जी। मैं पहले स्क्रीन आप लोगों का शेयर कर देता हूँ। काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा कि Yes, sir, it is being shared. जी ठीक हो गया जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। टॉपिक मेरे पास है जी आज का इनकम टैक्स अमेंडेड ऑर्डिनेंस जो है 2022। इसमें मैंने स्लाइड्स वगैरह सारी बनाई हुई है। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं कुछ स्लाइड आपको कुछ दिखा दूं। पहला जी, इसकी जो इफेक्टिव डेट है वो 2 मार्च 2022 है। ये अमेंडेड ऑर्डिनेंस इसलिए है क्योंकि इसमें थ्रू जो असेंबली के पास होके ये उस तरह नहीं आया है, ये प्रेसिडेंट ने प्रोमुलगेट किया है। ये आपको पता है कि इसमें जो ऑर्डिनेंस जब
अर्जेंसी होती है और टाइम शॉर्ट होता है, उस सूरत में फिर ये ऑर्डिनेंस के थ्रू ऑब्वियसली इसकी अप्रूवल 120 डेज के अंदर, अब जब अपकमिंग आपका बजट आएगा उसमें इसकी अप्रूवल भी वो ले लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है, अब मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा। ये पहली स्लाइड है जी जो मैंने बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं आपके सामने। इससे पहले कि मैं सेक्शन बाय सेक्शन जाऊं और चीजें कवर करूं, ये बेसिकली तीन सेक्शन ऐड किए गए हैं। 59C है, 65H है और 100F है। पहला क्वेश्चन ये है कि ये किसको अवेलेबल है। ये तीनों में कंपनी है जी, अल्टीमेटली जो लॉसेस का सेट ऑफ होना है, बाहर से जो पैसा आना है, या आपने एमनेस्टी जो स्पेसिफिक है वो पैसा अल्टीमेटली कंपनी के अंदर ही इन्वेस्ट किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, किसको अवेलेबल नहीं है, अदर देन ए कंपनी 59C अवेलेबल नहीं है जो टेक ओवर करेगी, जो एक्विजिशन करेगी दूसरी कंपनी की। नंबर 2, जो स्पेसिफाइड रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स है उसी को सिर्फ 65H मिलेगा और किसी को अवेलेबल नहीं है, वही पैसा लेकर आएंगे बाहर से। और 100F में एक्सक्लूजन प्रोवाइडेड है, जैसे पब्लिक कंपनी है उसमें जो आपके डिफॉल्टर है वो भी शामिल है, जो पब्लिक होल्डिंग ऑफिस है वो शामिल है, और भी इसमें सेक्टर भी गिवन है और पर्संस भी गिवन है, तो वो आपको एक्सक्लूजन वहां पे नजर आ जाएगी। वो मैं ओवरऑल व्यू पहले दे दूं, फिर मैं वन बाय वन करके चीजें शेयर कर लूंगा। वाई अवेलेबल है जी, पहले का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट है, टू ब्रिंग फॉरेन रेमिटेंस इन पाकिस्तान है फॉर न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ये 65H के लिए है। और 100F का पर्पस क्या है जी, इसमें क्यों ये है, टू ब्रिंग सर्कुलेशन अनडिक्लेयर्ड मनी फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यू एंड existing industrial undertaking। IU stand for industrial undertaking। नंबर 4 है जी, when available है, 2023 से ये तीनों जो अवेलेबल है, ठीक है। इसमें फुलफिलमेंट और स्पेसिफाइड कंडीशन है तीनों के अंदर, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। नंबर 5, हाउ अवेलेबल है, ये लॉसेस सिक यूनिट के जो कंपनी एक्वायर करेगी, प्रॉफिट में जारी होगी, उसको 3 साल के लिए वो सरेंडर करेगी लॉस सिक यूनिट, और वो अपने प्रॉफिट के गेन्स एडजस्ट करके टैक्स में बेनिफिट लेंगे, बट ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। इसमें 100% टैक्स क्रेडिट है, जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की जाएगी प्लांट एंड मशीनरी और प्लस आपके बिल्डिंग के अंदर, और एग्जिस्टिंग के केस में आपका जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपके इंटेंजिबल है या टेंजिबल है, उनकी अमाउंट का 100%। और लास्ट है कि आप 5% जो है वो पे करेंगे टू दैट एक्शन, फिर वो अमाउंट इनकम टैक्स में 111 सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। नंबर 6 है, इस बेनिफिट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। पहले केस में जी 3 साल के लिए सरेंडर हुआ है, तो अगर पहले साल में लॉस एडजस्ट ना हुआ तो नेक्स्ट 2 ईयर और आपको मिल जाएंगे उसको एडजस्ट करने के लिए। दूसरे में अगर पहले साल में आपको 100% टैक्स ना एडजस्ट हुआ तो नेक्स्ट 5 टैक्स ईयर्स में आप कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल की टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें तो चूंकि वो वाइट होना है, इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको उसका क्रेडिट या अदरवाइज कुछ मिले। अच्छा जी, अब मैं वन बाय वन करके, ये जी आपकी मैंने लिंक लगाए हुए हैं, इसको इसी तरह फाइल आपको मिल जाएगी। ये 5 हमारे टॉपिक्स हैं। पहला कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेस ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट है जी, बाय कंपनी है, ये 59C है। दूसरा इसी तरह टैक्स क्रेडिट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन है। तीसरा स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल प्रमोशन है। चौथा फिर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक सर्वेंट है, ये 216 सेक्शन का सब सेक्शन 2 जो है उसको अमेंड किया गया है। और लास्ट की इश्यूज मैंने एक स्लाइड्स डिफरेंट बनाई है सेक्शन वाइज, वो मैं आपसे एंड पे शेयर करूंगा। तो सबसे पहला आ रहा है जी आपके पास कैरी स्लाइड्स नहीं है, मतलब स्लाइड्स नहीं आ रही, जरा ऑन कीजिए, स्लाइड्स नहीं जा रही, स्लाइड शेयरिंग नहीं आ रही, नहीं शेयरिंग नहीं आ रही, देखिएगा जरा प्लीज, ये जरा आप चेक कीजिएगा। आप आगे जा रहे थे वो नहीं आ रही थी, जो वही स्टैंड पे थे, अभी भी नहीं आ रही। अब आ रही है, अब चेक कीजिएगा।
जी जी स्लाइड आ रही ठीक है है। जी? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा चले, वो मेरा ख्याल है मुझसे बटन शायद प्रेस हो गया था, इस वजह से हुआ। अच्छा जी अब मैं पीछे आता हूँ जी दोबारा से। ये मैंने 6 पॉइंट आपके साथ शेयर किए, एक चार्ट बनाया तीनों सेक्शंस को। उसके बाद ये 5 मेन एरियाज हैं जिसपे हमने बात करनी है। तो पहला जो पॉइंट है जी वो ये है कि बिजनेस लॉसेस ऑफ 6 इंडस्ट्रियल यूनिट, इससे रिलेटेड मैं स्लाइड खोलने लगा हूं। ये मैं इसके 7 सब सेक्शंस हैं। ये सीरियल मीन सब सेक्शंस हैं जो इधर दिए हुए हैं। ये इनको मैंने हेडिंग्स में कन्वर्ट कर लिया और आगे स्लाइड्स में इसको लिंक लगा दिया। तो पहला क्या जी आपके पास, अच्छा इससे पहले कि मैं इसको पढ़ूं, आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये कंपनी, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी की लॉस के मेन शेयर्स, जो मेजॉरिटी शेयर्स हैं 50% प्लस, वो एक्वायर करने हैं। उस सूरत में क्या होगा, और प्लस कुछ कंडीशन मेट करनी है, तो लॉसेस जो 6 यूनिट के हैं वो सरेंडर हो जाएंगे। जो एक्वायरिंग कंपनी है उसको 3 साल के लिए, यानी वो अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट करे, और उसने फिर रिवाइव करना है सिक इंडस्ट्री को। बेसिकली पर्पज ये है इसके अंदर। अच्छा इसमें सोर्सेज का होना लाजमी है, व्हाइट मनी होना जरूरी है इसमें। इस पहले 2 सेक्शन में 59C और जो 65H है, इसमें एमनेस्टी अवेलेबल नहीं है जी, ये मैं आपको पहले बताता चलूं। वो तीसरे के अंदर अवेलेबल है, वो भी सब्जेक्ट टू ये है कि कंपनी के अंदर ही पैसा आएगा। बाकी पॉइंट्स मैं आपसे बाद में शेयर करता हूं। तो पहले केस में कंपनी ने सब्जेक्ट टू सेक्शन 2 है। 2 क्या कहता है जी कि 3 साल के लिए आपको जो ये कंडीशन है, कुछ 3 कंडीशन आपको मेट करनी पड़ेगी, वो मैं बाद में आपसे करता हूं। अब कंपनी अगर अक्वायर करेगी, एक्वायरिंग कंपनी स्कीम ऑफ एक्विजिशन के थ्रू मेजॉरिटी शेयर कैपिटल जो कि 50% प्लस होगा, 6 यूनिट का, उसकी डेफिनेशन आगे अवेलेबल है। तो क्या होगा उस सूरत में एक्वायरिंग कंपनी को कि वो लॉस एडजस्ट कर सकते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस एक्सक्लूडिंग कैपिटल लॉस को उनको निकाल के। और सेक्शन कौन सा रेफर्ड है, 57 सेक्शन है जो बताता है 3 साल के लिए। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है वो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा। तो ये पहला पॉइंट था, एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस फॉर 3 टैक्स ईयर्स। अच्छा जी मैं अब आ रहा हूं, तो ये पहला सब सेक्शन था जी। सब सेक्शन 2 है प्री कंडीशन फॉर लॉसेस एडजस्टमेंट, जैसा मैंने पहले मैं आपको बताया। अब 3 कंडीशन क्या है, 5 साल तक 2023 से लेके ऑनवर्ड कंटिन्यूड ओनरशिप होगी। जो एक्वायरिंग कंपनी है, एक्वायर्ड कंपनी का वो जो कैपिटल उसने जो मेजर पार्ट है वो लेना है। दूसरा, जो एसेट्स एक्वायर्ड होंगे वो 30 जून 2026 से पहले आप नहीं बेच सकते। तीसरी बात यह है कि एक्वायर्ड कंपनी बिजनेस भी कैरी करेगी एक्वायरिंग कंपनी का 30 जून 26 तक। तो ये प्री कंडीशन है इस सब सेक्शन के मुताबिक। नेक्स्ट है जी, इफ लॉस इज नॉट फुली एडजस्टेड ड्यूरिंग दी सेट टैक्स ईयर। ये पहले भी आप पढ़ते रहे, अगर नहीं होगा तो बाकी 3 साल के लिए जो लॉस है वो आप वो जो कंपनी 6 यूनिट है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सके। वही इसमें लिखा हुआ है कि अगर लॉसेज सरेंडर्ड जो एक्वायर्ड कंपनी आर नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट द इनकम ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी, तो क्या होगा, सेट 3 टैक्स ईयर का लॉस, वो जो अनएडजस्टेड लॉस है सेक्शन 57 के मुताबिक, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नंबर 4, कंप्यूटेशन ऑफ लॉसेस अवेलेबल फॉर एडजस्टमेंट। देखिए जितने आप 6 यूनिट के शेयर एक कंपनी एक्वायर करेगी 50% से ज्यादा, उतना ही लॉस वो आप आपस में एडजस्ट कर सकता है। ये फार्मूला दिया हुआ है। मसलन फर्ज कर लेते हैं कि अगर जो 6 यूनिट है उसके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, अज्यूम कर ले। अब वो भी जरा ध्यान में रखिएगा 2017 से लेके 2022 तक के लॉसेस होंगे, क्योंकि 6 साल से पीछे आप जा नहीं सकते। तो जो लॉसेस आप इसमें लेकर आएंगे, फर्ज कर लेते हैं वो 100 मिलियन है और आपके पास शेयर है फर्ज करें 60%, तो 6 मिलियन आपको मिल जाएगा एडजस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है जी मेरे पास, अगर आप इसमें पर्पज इसका 6 यूनिट को रिवाइव करना है ताकि जॉब्स भी निकले और टैक्सेस और ऑब्वियसली इकोनॉमी भी बूस्ट अप हो। अब इसमें यह है कि मेन चीज क्या है कि 2027 वो जो आपने 2026 तक उस 6 यूनिट को रिवाइव करना है। रिवाइव का मतलब ये है कि वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी और वो रिवाइवल उसको कहा जाएगा। अब आगे जाके मैं बताऊंगा कि कब रिवाइव हो जाती है कंपनी, वो मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप 2026 तक उसको रिवाइव ना कर पाए तो 2027 में जितने आपने लॉसेस पीछे एडजस्ट किए होंगे
वो रिवर्स हो जाएंगे और जितना फिर प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स जो है वो कंपनी जिसने 6 यूनिट को अक्वायर किया वो पे करेगी अगर बनता होगा टैक्स। नंबर 6 है नॉन एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन। ये जो सिस्टम है, ये जो इसके अंदर टर्म्स जितनी भी हैं, क्लॉज जो भी इसके सब सेक्शन है, वो अमलगामेशन और मर्जर के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, वो अलग रहेगा क्योंकि उसके सेक्शंस आपको पता है आरएनडी ऑर्डिनेंस में अवेलेबल है। हाँ जी, अब कब समझा जाता है कि यूनिट डीम टू बी रिवाइव्ड हो गया? इसकी उन्होंने कंडीशन ये रखी है कि सिक यूनिट जो होगा वो डीम टू बी रिवाइव्ड होगा अगर आप सिक यूनिट बनने से पहले जितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन आपने अचीव की थी, कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, फर्ज कर लें हमने जी वो सिक यूनिट बना 2018 में, तो 18 से पहले अगर उसकी जो मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो 70% थी, तो अक्वायर करके इस कंपनी ने एटलीस्ट 70% या उससे ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी को लाजमी अचीव करना है। अदरवाइज, और प्लस इसका फिर एक सर्टिफिकेट ये आपने लेना है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से, और उसको फिर अपनी रिटर्न 2026 के साथ, क्योंकि डेडलाइन 26 तक आपने रिवाइव करना है, उस सर्टिफिकेट आपका रिटर्न के साथ लग जाएगा। और सिक यूनिट कौन है जी? उसमें 3 कंडीशन है, कोई भी एक अगर मैट हो गई तो वो यूनिट सिक यूनिट बन जाएगा। अगर आपके कम्युलेटिव लॉसेस लगातार 3 सालों में 1 जुलाई 2022 तक यानी 30 जून 2022 तक अगर आप इक्वल या ज्यादा हो जाते हैं कैपिटल एंड रिजर्व्स के, तो फिर वो पहली कंडीशन में वो सिक यूनिट बन जाएगा। या वो 3 साल लगातार वो डिफॉल्टर हो बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, कंसेक्टिव ईयर लिखा हुआ है इमीडिएट बिफोर एक्विजिशन, या उसको फेडरल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर कर दे कि ये इसको सिक यूनिट ट्रीट कर लिया जाए। ले जनाब, ये आपके थे 7 सबसेक्शंस जो रिलेट करते थे कैरी फॉरवर्ड आपके जो बिजनेस लॉसेस ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट। ये पहला सेक्शन मुकम्मल हुआ जी, मैं दूसरे की तरफ जा रहा हूं। जी, दूसरा अब आपके सामने है जी। दूसरे में क्या है जी? दूसरा 65H टैक्स क्रेडिट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन। अब इसमें फिर सोर्सेज आपके पास डिफाइंड होंगे। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो पैसा आना है वो बाहर से आना है और उसको स्पेसिफाइड इंडिविजुअल लेके आएंगे, वो मैं आपको दिखाता हूं जी। ये आपकी स्लाइड है जी। इसके मुताबिक अगर कोई अच्छा है तो इंडिविजुअल्स के लिए, लेकिन वो भी स्पेसिफाइड नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी सिटीजन जो लगातार पिछले 5 सालों से ज्यादा सालों में नॉन रेजिडेंट हो, नंबर 1, क्या वो रेजिडेंट इंडिविजुअल हो जिसके फॉरेन एसेट डिक्लेयर्ड हो 116 या 116A में 2021 से पहले जारी बात है वो रिटर्न जा चुकी है, स्टेटमेंट फाइल हो चुकी है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन मेट हो गई या दोनों अगर हो गई तो उस सूरत में क्या होगा कि वो जो इंडिविजुअल होगा वो नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। इसमें एग्जिस्टिंग कंपनी का कोई जिक्र नहीं है, और वो 1 मार्च 2022 के बाद बनेगी और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होगी, और इसमें 50 मिलियन एटलीस्ट, कम से कम, ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा, बराबर या ज्यादा आप कर सकते हैं। इतने पैसे आप लेके आएंगे। जो बैंकिंग चैनल, जो प्रोसीजर स्टेट बैंक अभी डिफाइन करेगा, इस प्रोसीजर को मनी चेंजर और दूसरे मनी ऑर्डर या बैंक वाला, अभी ये प्रोसीजर स्टेट बैंक इसमें डिफाइन करेगा, जैसे आपको पता है पहले भी डिफाइन किया था उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसी तरीके से पैसा जो है वो लाना पड़ेगा, और फिर क्या होगा कि जितनी अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे वो ₹5 में आएगी, और उसका 100% टैक्स क्रेडिट जो है वो मिल जाएगा कंपनी को। और शुरू कब होगा? जिस साल में आप कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करेंगे। ये पहला पॉइंट है जी इसका। मैं आगे चलता हूं। इसका दूसरा सबसेक्शन है जी कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएडजस्टेड टैक्स क्रेडिट। अगर आपका टैक्स क्रेडिट उस साल में एडजस्ट ना हुआ तो नेक्स्ट 6 इयर्स के लिए आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करने के लिए। लेकिन नेक्स्ट 5 ईयर होगा, सॉरी, पहला भी शामिल करके 6 बन जाएंगे। लेकिन उसमें पॉइंट ये होगा कि मैक्सिमम जो आपने जो एडजस्ट करना है टैक्स क्रेडिट, वो एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा। मसलन अगर आपने 60 मिलियन इन्वेस्ट किया है तो 60 मिलियन से ज्यादा आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। नंबर 3 है नॉन एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन। अगर आप किसी कंपनी को स्प्लिट करके या रिकॉन्स्टिट्यूट करके, या ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, या ट्रांसफर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो पहले की बनी हुई है,
1 मार्च 2022 से पहले, तो फिर आप इस सेक्शन के अंदर नहीं आएंगे, आप बाहर रहेंगे यहाँ से। नंबर 4 है जी, एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन सब्जेक्ट टू कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। जी 2024 30 से 2024 डेडलाइन है, तब तक उस कंपनी की कमर्शियल प्रोडक्शन जो नई कंपनी है वो शुरू हो जानी चाहिए। और लास्ट है, ये पहले भी आपको पता है 65 BD में पढ़ सकते हैं। अगर कल को ये पता लगता है कि पहले जो जिस बेस पे आपने क्लेम किया था वो क्लेम गलत था, तो या मिस रिप्रेजेंटेशन थी या अवेलेबल नहीं था, तो फिर वो बेनिफिट जो आपने लिया होगा टैक्स क्रेडिट की शक्ल में वो रिवर्स होगा। लेकिन जेल में रखिएगा, वो रिवर्सल विद डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी की होगी। ये जनाब आपके 5 जो पॉइंट थे, ये इसके 5 सब सेक्शन थे, तो ये मैंने आपके कवर कर दिए 65H के। नेक्स्ट अब मैं जा रहा हूं जी, जो आपका इसके अंदर वो 100F है, वो स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन है। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पैसा कोई भी, चाहे वो एलिजिबल पर्सन अगर इसमें डिफाइंड है, सिर्फ वो अगर पैसा पाकिस्तान में लगाते हैं नई या एग्जिस्टिंग कंपनी में, तो वो 5% टैक्स स्टेट को पे करेंगे, FBR को। और उसका एक तरीका जो बाकी सारे ये मैं टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बता देता हूं इसमें, और वो पैसा सिर्फ कंपनी के अंदर आएगा और स्पेसिफाइड एसेट्स के अंदर ही इन्वेस्ट किया जाएगा। ये एमनेस्टी जर्नल नहीं है जी, ये स्पेसिफाइड एमनेस्टी है, ये जरा देर में रखिएगा। अच्छा जी, अब आपका आ गया कि करना क्या है। इसमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि स्कीम फॉर इम्यूनिटी ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। पहला वर्ड है एलिजिबल पर्सन, ये मैं आपको आगे दिखाता हूं कौन है। उसने क्या करना है कि 30 सितंबर 2022 से पहले वो डिक्लेयर करेगा फंड्स को, जो कि पहले उसने अपनी पिछली 2021 तक की रिटर्न्स या स्टेटमेंट में डिक्लेयर ना किए। वो नई कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, आगे जाकर आपको वो ये भी बताएगा कि आप एग्जिस्टिंग में भी कर सकते हैं। वो क्या करेगा, इंडस्ट्रियल टेकिंग में इन्वेस्टमेंट करेगा, वो डेडिकेटेड बैंक अकाउंट सेपरेट खोला जाएगा, जो कि न्यूली फॉर्म कंपनी होगी, कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक वो बनेगी, और उसकी स्टेटमेंट फाइल करेगा। और फंड जो है वो एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी या इंपोर्ट ऑफ या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल टेकिंग के लिए इस्तेमाल करेगा। और मिनिमम अमाउंट उसी तरह 50 मिलियन कम अज कम जो है वो लेकर आएगा। ये पहला था जी आपका। दूसरा है प्री कंडीशन फॉर डिक्लेरेशन, सबसेक्शन 2 है। वो क्या कहता है जी, आपने 5% जो है वो 30 सितंबर 2022 उन्होंने आपको डेडलाइन दी है, वो विद दी रिटर्न विद दी स्टेटमेंट जो आप फाइल करेंगे, जो अभी प्रिस्क्राइब होगी, वो आपने 5% पे करना है। वो आप किसी रिफंड या अदरवाइज एडजस्टमेंट नहीं लेंगे, वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। नंबर 3 है सबसेक्शन प्री कंडीशन टू अवेल एमनेस्टी डेडलाइन फॉर कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। वो उसी तरह ही 30 जून 2024 है इसके अंदर। उस तक आपको सर्टिफिकेट उसी तरह जैसे मैंने पिछले सेक्शन में पढ़ाया इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से लेंगे, और विद रिटर्न 2024 तक आप उसको सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है जी 3, आपको इसमें डिस्कशन और भी होगी। आपने अगर कोई टैक्स पेड किया इस सेक्शन के अंदर 100F के अंदर, तो वो रिफंडेबल या एडजस्टेबल नहीं होगा किसी और लायबिलिटी के अगेंस्ट। इस पर मजीद डिस्कशन होगी, वो मैं बाद में आपसे करता हूँ। नंबर 5, इंपैक्ट ऑफ डिक्लेरेशन एंड इनकॉर्पोरेशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अब जारी बात है, जिसने डिक्लेयर करना है उसने इसको, अगर तो वो पर्सनल में से कर रहा है तो वेल्थ स्टेटमेंट में, अगर बिजनेस में से कर रहा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको अकाउंट फॉर करेगा। और वो तरीका वही है जैसे पहले एमनेस्टी वाला, आपको याद होगा कि पहले आप कैश को डेबिट करेंगे और टैक्स को क्रेडिट करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट को डेबिट करके, तो फिर कैश को क्रेडिट करके तो इनकम और एसेट को बुक्स में ले आएंगे। नेक्स्ट है मेरे पास पर्सन्स नॉट एलिजिबल फॉर एमनेस्टी। जो मैंने आपको कहा था एलिजिबल को सब मिलेगा, उन्होंने वो बता दिए जो एलिजिबल नहीं है, इनके अलावा बाकी सारे एलिजिबल है। अब इसकी ना 3 कैटेगरीज है। ये पहला केस है पर्सन्स, दूसरे में है प्रोसीड, और साथ ही उसके है सेक्टर्स। तो ये 5 केसेस है जिनमें ये रिस्पेक्टिव पर्सन्स एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करे। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड देयर स्पाउसेस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, पब्लिक कंपनी है। उसके बाद अगर एक बंदा फाइल करता है डिक्लेरेशन टैक्स 18 में या 19 में, उसको भी नहीं दिया उन्होंने, प्लस जो बैंक डिफॉल्टर है क्योंकि वो उसको नहीं देना चाह रहे, विद इन लास्ट 3 ईयर्स है। यहाँ कंसेक्टिव वर्ड नहीं है, विद इन लास्ट 3 ईयर्स कभी भी वो अगर डिफॉल्ट करता है। और आखिरी है डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी है, अगर वो विद इन लास्ट ईयर डिफॉल्टर है तो उसको भी ये आप एलिजिबल पर्सन में फॉल वो नहीं करेगा, यानी वो ये इस सेक्शन के अंदर नहीं आ सकता। फिर प्रोसीड ऑफ क्राइम, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग है।
या डिपार्टमेंटल और कोर प्रोसीडिंग है, या फंड जो 50 मिलियन से कम है, ये मैंने खुद ही ऐड किया नॉलेज पर्पज के लिए, वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और सेक्टर 8 है जी, आर्म्स एंड एम्युनिशन, एक्सप्लोसिव, शुगर, सिगरेट्स, एरेटेड बेवरेजेस, फ्लोर मिल, वेजिटेबल घी, कुकिंग ऑयल और मैन्युफैक्चरिंग। ये 8 सेक्टर हैं, क्योंकि इनमें उनको वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए यहां आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो इसमें फॉल नहीं करेगा। ओवरराइडिंग इफेक्ट है जी 8 नंबर आपका जो सब सेक्शन है, मैं आगे चला गया हूँ क्लिक किए बगैर पीछे। असल में ये जो ओवरराइडिंग इफेक्ट है ये ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है, इसमें आपकी इंफॉर्मेशन नहीं लीक की जाएगी, ये इस हद तक है, बाकी मैं और चीजें आगे शेयर करता हूं आपसे। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट है मेरे पास वैलिडिटी डिक्लेरेशन। अब आपने करना क्या है, वैलिडिटी डिक्लेरेशन की कैसे होगी कि न्यूली फॉर्म जो इंडस्ट्रियल टेकिंग है, अगर वो कमर्शियल प्रोडक्शन अपना 30 जून 24 तक स्टार्ट नहीं करती तो आप इसमें से बाहर हो जाएंगे। अगर आप ओनरशिप 26 से पहले चेंज करने की कोशिश करेंगे जिसको एक्वायर किया तब भी आप बाहर हो जाएंगे। और अगर आपने 30 जून 26 से पहले एसेट्स को डिस्पोज करने की कोशिश की, जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आपने जो आई है, नई कंपनी जो बनाई है, तो तब भी आप क्या होगा कि इसमें से बाहर हो जाएंगे। 10 है जी मिस रिप्रेजेंटेशन, ये आपको याद होगा पॉलिसी यूनिवर्सिटी स्कीम्स में भी आया था। अगर आप बाद में पता लगता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन या सप्रेशन ऑफ फैक्ट आपने किया, तो ये समझा जाएगा कि आप इस स्कीम के अंदर नहीं है और सिंपली आप इसमें से बाहर हो जाएंगे। लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, ये लिखा हुआ है इसमें, विदाउट प्रोवाइडिंग द डिक्लेरेड है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये होना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसमें लिखा हुआ है तो मौके के बगैर ही इसमें से बाहर निकालेंगे, जो कि इसमें ज्यादा कोई अच्छा साइन नहीं है। फॉर्म एंड स्टेटमेंट जो फाइल करनी है आपने 30 सितंबर 2022 तक, वो बोर्ड बाद में स्पेसिफाइड करेगा और इसके रूल्स भी आने बाकी है। 12 है जी, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है कि अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी में करेंगे सब कुछ उसी तरह ही है, सिर्फ एक चेंज है जो मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर ये मैंने ग्रीन किया उसको कि आप इसको एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन, जिसमें के प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ऐड जो एक चीज करनी है आईटी हार्डवेयर थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट और सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज, ये आप ऐड कर लेंगे। बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसी तरह ही है जो मैंने आपको नई कंपनी के लिए पढ़ाई। और डेफिनेशन है जी इसमें 5 है। डिक्लेरेंट कौन है, जो स्टेटमेंट फाइल करेगा। पब्लिक होल्डिंग ऑफिस जो है, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, वो 2018 में जो डिफाइन किया गया है वो एज इट इज डिटो कॉपी है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इस सेक्शन में इन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बताई है, जो नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होगी और इस पर्पज के लिए स्पेशली जो है वो बनाई जाएगी और किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को तोड़ के या दोबारा जोड़ के नहीं बनाई जाएगी। इन्वेस्टमेंट इसके अंदर भी आपको लैंड के लिए नहीं मिलेगी और बोरो फंड भी इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं होंगे। और इसकी मॉडर्नाइजेशन जो है उसके अंदर मैंने जैसे पहले बताया सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज भी शामिल है, उसकी अपग्रेडेशन और एक्विजिशन। ये लास्ट है 216 जो सबसेक्शन 2 है, जो सब्स्टिट्यूट हुआ है, इसके मुताबिक आपकी कोई इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बताई जाएगी। तो ये बेसिकली आपके सारे पॉइंट से जो तीनों सेक्शन से रिलेटेड है। ये डेफिनेशन आगे एज इट इज है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की जो पहले 2 सेक्शन में डेफिनेशन है वही है जो लॉ के अंदर है। उसमें अब की इश्यूज पे जी मैं थोड़ी सी बात कर लूं, जो मैंने हर सेक्शन वाइज अलग अलग किए हैं, फिर आप अपने क्वेश्चन आंसर जो आपने करने होंगे कर लीजिएगा। इसमें बिजनेस लॉसेज 6 यूनिट्स के जो है अवेलेबल ओनली टू कंपनी ऑलरेडी रनिंग ऑन प्रॉफिट, पहली बात है, वरना उसको कोई फायदा नहीं होगा। और 6 यूनिट ने जो लॉसेज को एडजस्ट करना है दूसरी कंपनी ने, वो 57 सेक्शन के मुताबिक होगा। ये कंपनी को सिर्फ फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप 6 यूनिट है या एओपी है तो उसको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये रिवर्सल के लिए की पावर कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू को जो दी गई है, रिक्वेस्ट किया कि इसमें एफबीआर और चीफ कमिश्नर अगर साथ आ जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, वरना वो 65B की तरह डिस्प्यूट और लिटिगेशन काफी लिंगर ऑन हो जाएंगे और वो मसला हो जाएगा फिर। अच्छा, फिर उसमें एक सवाल ये है कि अगर एक कंपनी ऑलरेडी शेयर ओन करती है जो कि मेजर शेयर होल्डिंग है 59C में, तो क्या ये उसके लिए अवेलेबल होगा? ये क्वेश्चन हम बाद में एफबीआर को पुट करेंगे। इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जरूर अब करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है बोर्ड के साथ कि एफएक्यूज लेने की बजाय तीनों सेक्शंस में हम उसे कहेंगे सर्कुलर या लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू ये हमें चीजें दें, क्योंकि एफएक्यूज को बाद में लीगल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता। नेक्स्ट है जी मेरे पास 65H है, वो प्रमोशन ऑफ स्पेसिफाइड रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट जो इंडिविजुअल्स हैं सिर्फ वही पैसा लाएंगे, अदरवाइज कोई नहीं उसमें ला सकता। फिर जो बेनिफिट है इस सेक्शन में वो सिर्फ नई कंपनी को है, एग्जिस्टिंग को, सोल प्रोप्राइटरशिप और एओपी को बेनिफिट नहीं इसके अंदर नजर आ रहा, क्योंकि वो भी इसमें आ सकते थे लेकिन वो नहीं लाए गए।
अच्छा, फिर इसमें लैंड को इग्नोर किया गया है। देखिए लैंड के बगैर फैक्ट्री बनती नहीं है, वो इंडस्ट्री अंडरटेकिंग कैसे बनेगी। तो रिक्वेस्ट ये है कि शेयरिंग कुछ कर दें या इसमें कुछ अमाउंट डाल दें जो लैंड के लिए यूज की जा सके। और बाकी ये रिवर्सल प्रायर अप्रूवल वो मैंने पहले बता दिया आपको। फॉर्मेट दिए इसका बाद में आएगा, बैंकिंग चैनल के थ्रू वो जो पैसा आना है वो आपको पता है कि उसमें उन्होंने बताना है आपको बाद में कि किस तरह पैसा जो है पाकिस्तान में आए। और कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन की डेडलाइन बहुत शॉर्ट है जी, 30 जून 2024। आप पहले फैक्ट्री की अप्रूवल्स लेंगे, लगेगा चलेगा, बड़ा शॉर्ट टाइम है, टाइम थोड़ा एक्सटेंड होना चाहिए। एफएक्यू पे बात पहले हो चुकी है। हाँ जी, बस मेरे पास ये लास्ट है जी, इसके जो 100 आपका एफ है उससे रिलेटेड कि इसमें भी इन्वेस्टमेंट जो है वो जो एग्जिस्टिंग है उसके अंदर आईटी और उससे एनेबल्ड सर्विसेज और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डाला गया, वो न्यू के अंदर क्यों नहीं डाला गया। ऑब्वियसली इसमें पहले कैपिटल अगर आप रजिस्टरिंग में करेंगे उसको बढ़ाना पड़ेगा, फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंड्स की 5% की कॉस्ट है, लेकिन 5% को हमारी तो यही अंडरस्टैंडिंग है कि इसके अंदर शामिल है जो हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, ये अलग से नहीं होगा। बहरहाल इसकी इंटरप्रिटेशन भी बाद में आएगी। बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए है, सोल प्रोप्राइटरशिप और एओपी को यहाँ भी कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई कि वो पैसा लगाए। अमनेस्टी जो है वो कॉस्ट ऑफ लैंड को नहीं है जो इंटीग्रल पार्ट है। नो प्रोटेक्शन ऑफ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अदर लॉज है जो सेल टैक्स और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, उनकी प्रोटेक्शन इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। और रिवर्सल आपको पता है वो पहले मैंने आपसे शेयर कर लिया कि चीफ कमिश्नर और एफबीआर के साथ हो तो ज्यादा बेहतर है। लास्ट है जी शीट मेरी। अच्छा, अब इसमें पब्लिक होल्डर ऑफिस तो बताया, 10 साल शुरू कब से होंगे ये इसमें क्लैरिटी आने बाकी है। डबल एंट्री में आपसे पहले शेयर कर चुका हूं, जो पैसा आपने डालना है जैसे मिनिस्ट्री के अंदर डालते हैं। एसबीपी इसका प्रोसीजर बताएगा जी बैंकिंग चैनल का कि कैसे पैसा आएगा। एफएक्यूज हो चुका है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें 100F में जैसे मैंने पहले कहा था कि इसमें इन्होंने लिखा रिफंड नहीं होगा, चले ठीक है। अगर एक बंदा स्कीम के अंदर है फिर तो ठीक है, अगर वो बाहर होता है तो फिर वो किसी एडजस्टेबल भी नहीं कर सकेगा, तो वो जो मैंने पैसे जमा कराए होंगे वो किधर चले जाएंगे। 13 पॉइंट है जी, एडिशनल अगर आप फैक्ट्री लगा लेते हैं 6 करोड़ पैसे, बाद में और पैसे चाहिए तो उसके लिए यहाँ एमनेस्टी या कोई चीज अवेलेबल नहीं है, वो उसको भी कवरेज अगर मिल जाती तो बेहतर था। और लमसम अमाउंट एकदम से जमा कराना भी इतना आसान नहीं होगा। डिस्कशन ऑन कमर्शियल, ये डेट बड़ी शॉर्ट है, पहले बात हो चुकी है। पब्लिक कंपनी पे जी लास्ट पॉइंट है मेरा। पब्लिक कंपनी जिनको ये नहीं दिया गया, आप ध्यान में रखिएगा पब्लिक कंपनी की जो डेफिनेशन है 2, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, 2 सेक्शन का जो क्लॉज आगे 47 है, उसमें अगर कोई प्राइवेट कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर फेडरल या प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट के पास हैं या फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, तो वो भी कंपनी प्राइवेट कंपनी होते हुए पब्लिक कंपनी बन जाएगी। तो पब्लिक कंपनी की शेयर होल्डिंग को भी देखना जरूरी है ताकि एक सेक्शन की पूरी एप्लीकेशन की जा सके। ये मेरे जी जो कोशिश की मैंने इसको समेटने की। अब अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। जी जलील साहब। जी जी सर, आवाज आ रही अस्सलाम थी? वालेकुम। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं या साथियों को जरा रिक्वेस्ट करें अगर को आए हैं तो वो जरा मार्क कर दें। तो जो कौन है जी, कोई क्वेश्चन है तो आप देख लें। ओके सर, यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं अभी फिलहाल किसी ने क्वेश्चंस नहीं लिखे यहाँ पर, वो हम ऐसा करते हैं कि उसको क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको डील कर लेते हैं। All the participants, you are requested to send your questions regarding the presentation, regarding the amendments. Okay. डॉक्टर साहब, ये जो एक मेरा सवाल है, ये जो मिनिस्ट्री कह लें या इसको जो भी है, इसका पर्पस क्या है, मतलब व्हाट इज द सीन बिहाइंड दिस के पहले भी होल्ड कीजिएगा, मैं जरा माइक ना दूसरा इस्तेमाल कर लूं। जी प्लीज। सर, there is a question from Ashraf Ali. जी मैं एक मिनट, मैं जरा हैंड फ्री यूज कर लूं, उससे जरा yes you can sir. आपकी आवाज बड़ी क्लियर आएगी मुझे फिर। जी अब बात करें। Yes sir, there is a question जी जी Ashraf Ali that is saying that a repeat investment. सॉरी रिपीट कर दीजिएगा, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि आप इन्वेस्टमेंट को रिपीट कर दें
कि इन्वेस्टमेंट क्या चीज है। देखिए पता क्या है, आप 100F की बात कर रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट को देखे ना, 3 सेक्शन है ना अलग अलग। आप किस कॉन्टेक्स्ट में, 100F के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना? जी सर। उसमें ये बात हो रही है इन्वेस्टमेंट एंटिटीज सर, इन्वेस्टमेंट एंटिटीज। इन्वेस्टमेंट एंटिटीज। एंट्रीज, सॉरी, आप पहले मुझे एक चीज का जवाब दे दे, आपने सेक्शन कौन सा जिस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं वो। अच्छा, ये सवाल जो आया ना सर, ये टाइप हुआ है इन्वेस्टमेंट एंट्रीज के बारे में। वो पूछा है कि एक सी जो आपने एंट्रीज बताई थी ना अभी। अच्छा एंट्रीज कह रहे हैं, मैं जी जी। अच्छा सुन ले। देखिए पहला क्या होगा, फर्ज करें मैंने अपनी वेल्थ में से पैसा, ऑब्वियसली मेरे पास पैसा होगा तो आगे जाएगा ना जी। अब मैं अपनी वेल्थ में जाके अगर सीधा एंट्री डालूंगा, मेरी तो वेल्थ आउट हो जाएगी, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, मैं बुक्स में डालूंगा कैश अकाउंट या बैंक जो भी आया है, मेरा पैसा पहले कैश में मैं डेबिट करूंगा और वो क्रेडिट कर दूंगा कि जो मैंने टैक्स के अंदर डिक्लेयर किया है, चाहे से फर्ज करें 60 मिलियन है, मैं कैश में 60 डेबिट करूंगा और टैक्स जो 2000 आपका ये 100F के थ्रू है उसको क्रेडिट कर दूंगा 60 मिलियन के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद जब चूंकि मैंने शेयर्स खरीदने हैं तो मैं क्या करूंगा कि मैं शेयर्स को डेबिट करूंगा और कैश को क्रेडिट कर दूंगा 60 मिलियन से, ताकि वो कंपनी के जो बैंक है ना, उसका डेडिकेटेड बैंक अकाउंट है, उसमें पैसा वो चला जाए। ये बेसिकली 2 एंट्रीज है। ओके सर, थैंक यू। एक और क्वेश्चन ये है कि हमारे पास वो कह रहे हैं कि कितने यूनिट्स जो हैं वो सिक क्लियर हुए हैं। हाउ मेनी यूनिट्स आर क्लियर्ड सिक? नहीं, ये क्या सवाल है, सिक क्या? कि हमारे कितने यूनिट्स जो हैं सिक यूनिट्स डिक्लेयर हुए हैं। देखिए ये तो तदाहत को क्या करना है, देखिए जी आप कंडीशन मेट करें। आपको सिक यूनिट की डेफिनेशन उसने बता दी है, अब एक है या ज्यादा इससे क्या फर्क पड़ता है। ये 59C का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट है बेसिकली। ठीक हो गया। यानी देखे ना, अगर आप लगातार 3 सालों में आपके कम्युलेटिव लॉसेस आपकी इक्विटी प्लस रिजर्व से बराबर या ज्यादा हो जाते हैं तो आप पहले एक कंडीशन की वजह से सिक यूनिट है। ठीक है। अगर आप लास्ट 3 सालों से लगातार डिफॉल्टर आ रहे हैं और वो फाइनेंशियल बैंकिंग या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, तब भी आप उसमें आ रहे हैं, अगर आपको फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है तब भी आप सिक यूनिट है। तीनों में से कोई एक कंडीशन अगर मेट हो गई तो वो यूनिट सिक यूनिट बनेगा। लेकिन ये सिर्फ कंपनी के लिए है, ये मैं बताता चलूं। एक और सवाल था जी, इज देयर एनी वाइट सोर्स रिक्वायर्ड टू एक्वायर सिक यूनिट? ये ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि सिक यूनिट के लिए पहले दो केसेस में 59C और 65H के अंदर सोर्सेज का वाइट होना लाजमी है। अच्छा, एक सवाल था द अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जिस्टिंग सिक यूनिट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए कोई सिक यूनिट हो तो उसके लिए न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अंडर दीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस? नहीं, देखिए बात यह है कि उसने वर्ड यूज किया जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेजर होल्डिंग को अक्वायर करेगी। अगर आपने खुद ही पैसा लगाना है तो एक्विजिशन कहाँ हुई है, वो तो कंपनी बीच में आई कोई नहीं, आप तो अपनी इन्वेस्टमेंट बुक्स में लेकर आ रहे हैं। ओके। एक सवाल है कि जस्ट फॉर क्लैरिटी, इन 65H इफ ₹1 billion इज ब्रॉट फ्रॉम अब्रॉड, टैक्स इक्वल टू ₹1 billion विल बी अलाउड। तो ये सवाल मैंने टैक्स देखिए, जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही टैक्स क्रेडिट आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट मिल जाएगा। लेकिन लिमिटेशन है, जिस साल में है उसमें और अगले 5 साल, यानी टोटल 6 साल है आपके पास उसको एडजस्ट करने के लिए। एक दोबारा फिर दोस्त हैं अकाउंटिंग एंट्री को वंस अगेन दे वांट टू क्लियर, प्लीज एक दफा रिपीट कर दें। देखिए मैंने सिंपल कहा, कैश टू टैक्स इनकम 60 मिलियन और आगे आपने इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना है, शेयर्स को क्रेडिट कर देना है आपने कैश को, और वो चला जाएगा डेडिकेटेड बैंक अकाउंट में कंपनी के। ये जनरल एमनेस्टी नहीं है जी, ये स्पेसिफिक ये एमनेस्टी है, ये मैं आपको बताता चलूं।
अच्छा वन ओके दिस इज फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट देन हाउ मच वी कैन इन्वेस्ट इन सिक यूनिट्स टू एक्वायर इज देयर एनी लिमिटेशन लेकिन नहीं लिमिटेशन ये है तो आपके पास मैक्सिमम क्या है 100% ही है ना। अगर उसके शेयर भी 20 मिलियन के हैं तो आप 40 मिलियन तो नहीं देंगे ना उसको। राइट नहीं वो पूछना चाह रहे हैं हाउ मच वी इन्वेस्ट इन सिक यूनिट्स टू एक्वायर जितना उसका पेड अप कैपिटल है। ओके राइट और फिलहाल यही आ रहे हैं जी। अच्छा सर ये जो एक जनरल सवाल पूछना चाह रहा था मैं इस एमनेस्टी का ओवरऑल आप व्यू क्या देते हैं कि एमनेस्टी कह लें या इसका जो देखिए पता क्या है पहले सेक्शन का पर्पस है सिक यूनिट को रिवाइव करना। ओके हो गया डिफाइंड सोर्सेज कंडीशन मेट करें कंपनी टू कंपनी एक हो गया। दूसरे का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बाहर का पैसा डिफाइंड सोर्सेज से पाकिस्तान में आए और उस कंपनी को 100% टैक्स क्रेडिट मिले जो कि नई कंपनी होगी उसमें एग्जिस्टिंग कंपनी का जिक्र नहीं है। ठीक हो गया दो आपके ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन कमर्शियल प्रोडक्शन अमाउंट वो कंडीशन आपने मेट करनी है फॉर्म फाइल करना है वो सब अपनी जगह पे जो जहां है। तीसरे में क्या है कि आप पैसा पाकिस्तान में कोई भी एलिजिबल पर्सन लगाएगा 5% पे करेगा और प्रोटेक्शन सिर्फ इनकम टैक्स लॉ से है उसमें सेल टैक्स लॉ या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से प्रोटेक्शन नहीं है। अच्छा जब उन लॉज में नहीं है तो ये तो बड़ा थ्रेट है कि वो जो थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाएगा तो कल को वहां से आ जाए तो ये तो फिर एक प्रॉब्लम रहेगा जो हमारी कोशिश हमने सजेशन यही दी है। हम यही कह रहे हैं कि भाई इनको ना रैशनलाइज करें चीजों को ठीक करें फिर ये बेहतर जो है ना इफेक्टिव स्कीम आपकी होगी। रूल्स आएंगे और भी चीजें आएंगी। उम्मीद है कि इसमें जो 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 क्या कहते हैं लिजिटिमेट जो चेंजेस है वो की जाएगी। उम्मीद तो यही है। अब एक सवाल ऐसे जनरली है ओवरऑल पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज है क्या ये जो गवर्नमेंट ने एक्सरसाइज की है इंडस्ट्री की रिवाइवल चाहे वो सिक है चाहे वो नहीं है चाहे वो एग्जिस्टिंग है। मेन पर्पस है कि इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाए और फिर उससे जॉब क्रिएट हो और पैसा वो वाला सर्कल में है जो ऑलरेडी सर्कल में नहीं आया स्वाए पहले वाले को निकाल के क्योंकि दूसरे वाला तो पैसा ही बाहर से आना है और तीसरे केस में भी पैसा जी तो ये तो सिर्फ कंपनी हुई ना इसमें जैसे अभी आपने फरमाया ना लिमिटेशन के साथ नहीं कंपनी है तीनों केसेस में है ही कंपनी। सिर्फ तीसरे में जाके इंडिविजुअल एओपी भी इसमें पैसा लगा सकता है ये तीसरे केस में है। पहले दो में जी 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 प्लीज कैरी ऑन करें कंप्लीट कर लें। ये पैसा आप अपने किसी पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते वो शेयर्स की शक्ल में ही इन्वेस्ट होगा और आगे वो जाएगा भी फिक्स एसेट्स के अंदर या आईटी वाले में अदरवाइज और कहीं वो पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा इन एक सवाल और है इन केस न्यू कंपनी 100% टैक्स क्रेडिट एडजस्टेबल अप टू 6 ईयर ये जो टैक्स क्रेडिट मिलेगा ऐसा ही है ओके वो जो आपको 65H की बात कर रहे हैं जी एक तो और है जी उधर लायबिलिटी होगी तो तभी एडजस्ट होगा ना जी। ये भी देखे ना कितना प्रॉपर्टी या टैक्स बनेगा तो तभी है ना आपको मिलेगा। राइट एक दोस्त ने लिखा है जी मैनी यूनिट्स पेड अप कैपिटल इज लो बट देयर टर्नओवर इज हाई एंड देन देयर लॉस फॉर ईयर एंड कैरी फॉर ईयर इज इंक्रीज। कुछ लोग कैपिटल कम होता है लेकिन टर्नओवर बड़ा हाई होता है वो कैरी फॉरवर्ड कह रहे हैं जी देयर लॉस फॉर ईयर एंड कैरी फॉर ईयर इज इंक्रीज। वो कैरी फॉरवर्ड कहते हैं इंक्रीज हो जाएगा कैपिटल उनका कम होगा। नहीं मसला ये है कि कमर्शियल प्रोडक्शन कमेसमेंट पे है ना ये भी चीज साथ है ना। आप पहले सिक यूनिट वाले की बात कर रहे हैं ये उन्होंने बताया नहीं उन्होंने जनरल सवाल किया है पहले में ही है ना लॉस का सरेंडर तो पहले में ही आता है ना बाकी दो में तो है ही नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है पहले में 3 साल के लिए सरेंडर होगा बाकी 3 और है। और दूसरा एक और बात बताता चलूं इसमें लाजमी नहीं है कि बंदा अंदर आए ये ऑप्शनल है। कोई लेना चाहे तो ले ले अगर उसको समझ नहीं आती तो वो ना ले। राइट ओके ये एक सवाल आते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन हाउ मेनी बिजनेस इंडिविजुअल विल अवेल दिस एमनेस्टी। जनरल सवाल है कि इस एमनेस्टी को ये एमनेस्टी ये जनरल एमनेस्टी नहीं है ये स्पेसिफाइड एमनेस्टी है।
आप पैसा लेके आएंगे, इंडस्ट्री के अंदर लगाएंगे, इंडस्ट्री को चलाएंगे, इंडस्ट्री से टैक्स आएगा, इंडस्ट्री से जॉब आएगी। वो ये इंडस्ट्रियल पैकेज है बेसिकली, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल जो पैकेज है, ये पैकेज फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री है और कुछ नहीं है। ये इसको पिछली उसके एमनेस्टी के साथ मिक्स मत कीजिएगा, ये एक अलग चीज है। राइट। अच्छा, एक और था सही, एक साथी कह रहे हैं जो थर्ड सेक्शन था उसको कहते हैं ब्रीफली समराइज अगर कर दें दोबारा, वो थोड़ा सा थर्ड सेक्शन को 100F की बात कर रहे हैं। जी 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 जी। उसमें देखें ब्रीफ क्या है, सिंपल सा, कि आपने जिस बंदे ने भी, जिसने एलिजिबल पर्सन, पहले वो बंदा एलिजिबल पर्सन होगा, एक्सक्लूजन में नहीं आएगा, वो 5% FBR को पे करे, कंडीशंस को मेट करे, इंडस्ट्री एग्जिस्टिंग या नई के अंदर पैसा लगाए और उसको फिक्स एसेट्स में इस्तेमाल करके उसको रन करे, तो तब आप इसकी प्री कंडीशन को मेट करके, तो आपने बेसिकली घूम फिर के आना कंपनी के अंदर ही है। अब तीनों चीजों में तीनों सेक्शन में एक चीज कॉमन है, चाहे सिक यूनिट रिवाइव हो वो कंपनी है, चाहे आप दूसरे केस में पैसा बाहर से लेके इंडिविजुअल स्पेसिफाइड आए, आना कंपनी में ही है, और तीसरे में भी 5% वाइड करके आना पैसा कंपनी के अंदर ही है। तो वो इंडस्ट्रियल जो अंडरटेकिंग है, नई और एग्जिस्टिंग को, जहां जहां उन्होंने कहा जहां नई है नई, एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग, उसकी रिवाइवल के लिए क्यों इसका नाम प्रमोशनल पैकेज फॉर इंडस्ट्री रखा गया, पर्पस बड़ा क्लियर है। एक सवाल और, if somebody brought capital in Pakistan and invest in capex in different periods, for example 23, 24, 25, is it eligible for tax credit? नहीं, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की डेडलाइन उन्होंने दी हुई है, आपने 30 सितंबर 2022 तक वो पैसा ला के, ठीक है, तो आपने आगे उसको डिक्लेयर कर देना है। उसके बाद आपके पास कोई फिलहाल इस स्कीम के मुताबिक और कोई डेट अवेलेबल नहीं है। नहीं है। सो सजेशन है कि इस तरह कर ले, लेकिन इसके अंदर फिलहाल, यानी आप ये समझे इसका शॉर्ट जो आगे है, क्रक्स क्या है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, सेकंड टाइम नहीं है इसके अंदर। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा सेशन, और आपने जिस अंदाज से बयान किया है, बड़ा समराइज करके और ब्रीफली और सेक्शन वाइज, और जिस तरह आपने एक स्लाइड्स बनाई है वो रिमार्क बहुत ज़बरदस्त बनाई है कि वो रादर देन को ज़्यादा बनाए थे, बड़ा ब्रीफली और आपने एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया है। तो माशाल्लाह सवाल लोगों ने भी बड़े अच्छे किए, और बड़ा अच्छा सवाल से बड़ा अच्छा होता है। तो अभी एक और नहीं, साथियों का और सवाल तो कोई नहीं है अभी। करें अगर कोई सवाल है, सवालों पे तो लर्निंग सारी क्वेश्चंस पे ही होती है। जी जी, आज स्लाइड्स इंशाल्लाह आज ही मेंबर से मैं उनको टाइप कर देता हूँ कि मिल जाएगी, वो कोई मसला नहीं है। श्योर। तो आप क्या समझते हैं कि एक जनरल सवाल मैं भी अपनी तरफ से, जैसे पहले भी दोस्त ने कहा, ये जो मिनिस्ट्री है नो डाउट के रिवाइवल है, सिक्की होनी चाहिए, बट मेरी नज़र में तो इस पर कोई इतना खास अट्रैक्शन नहीं होगा। जो कंपनियां तो ऑलरेडी मेंटेन होती हैं, मोस्टली उनके फंड्स भी होते हैं, ये तो इंडिविजुअल और प्रोप्राइटर होते हैं जो जिनको मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए थी, वो भी इसमें आने चाहिए थे। हाँ जी, इनमें हम देखें, हमारी सजेशन जो पाकिस्तान टैक्स बार ने जो किया था ना वेबिनार, उसमें कुछ सजेशन बड़ी अच्छी थी कि एक बंदा अगर 60 मिलियन लगाता है, कल को उसको और पैसे चाहिए तो वो किधर जाएगा? जी जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसके साथ एक क्रिटिसिज्म भी है कि ये सारे बेनिफिट उनको है जिन्होंने पहले पैसे डिक्लेयर नहीं किए हुए तीसरे केस में। कंपनी है यार, तो जिन्होंने टैक्स दिया वो किधर जाएंगे? उनको पैसे कुछ डाल दिया गया, वो पीछे चले गए बन सके। एमनेस्टी तो जो टैक्स पेयर होता है, जो जेन्युइन होता है, उसको डिस्करेज करती है। लेकिन चलो, मुल्क की सर्वाइवल के लिए फिर ऐसे काम करने पड़ते हैं इनको भी। सही। अच्छा सर, एक ये तो सिर्फ रिवाइवल की नई कंपनी बनानी हो, और नई कंपनी में जो फर्स्ट करें कंपनी प्राइवेट बनाता है, और उसमें एक डायरेक्टर होता है, वो ऑलरेडी उसने एमनेस्टी अवेल की हो डायरेक्टर ने, तो वो कंपनी के बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकता? नहीं, देखिए, पता क्या, दो चीजें मुख्तलिफ है। आप ना, अगर आप पहले मुझे ये बताएं, आप सेक्शन 65H में आना चाहते हैं या 100F में आना चाहते हैं? मेरे ख्याल 100F में मेरे ख्याल करना चाहिए, नई कंपनी बनाएंगे ना। आप 100F में
अगर आप पहले आपने पढ़ा नहीं आगे डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी का डिफॉल्टर है पिछले 3 सालों में, ठीक है। तो उसको तो नहीं मिलेगा ही नहीं है। नहीं, डिफॉल्टर नहीं, उसने एमनेस्टी वेल की है, मतलब कि नई कंपनी बनाना चाह रहे हैं। इन्होंने 2018 और 19 में जिन लोगों ने एमनेस्टी वेल की है, ये उनके लिए नहीं है। नहीं है, वो चाहे वो डायरेक्टर भी हो, ठीक है, नहीं, बिल्कुल वो तो उन्होंने वहां वर्ड ही वो यूज किया जिन्होंने जिन्होंने क्लेम किया टाइप है। कर देना सी ना जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। और एक और सवाल आया जी, सर, up to 2022 it is difficult to purchase and install capex, but amount is declared and but invest in capex in purchase year, then is it eligible for tax credit? कहते हैं जी वो इन्वेस्टमेंट तो परचेज तो कर लेता है इंस्टॉल, बट वो डिक्लेयर भी कर देता है, बट इन्वेस्टमेंट जो कैपेक्स वगैरह है वो टाइम लगता है, तो वो एलिजिबल टैक्स क्रेडिट के लिए होगा? नहीं, मसला ये है कि उसकी प्री कंडीशन ये है कि वो पैसा डेडिकेटेड कंपनी के बैंक अकाउंट में वो 30 सितंबर 2022 तक आना चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं आता तो जितना आ गया होगा सिर्फ उतना ही मिलेगा। तो पैसा आना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट आगे करना जरूरी नहीं है, लाइक नहीं, आगे पैसा वो भी जरूरी है। देखें, वो नहीं करेंगे तो कमर्शियल प्रोडक्शन कैसे शुरू होगी फिर? नहीं, वो भी सितंबर 2022 तक जरूरी है कैपेक्स नहीं, करना भी। पैसा पहले आप ले आएंगे। अब जब आप ले देखें, एक है पैसे का इन होना, वो है 30 सितंबर 22, वो आपने लाके डिक्लेयर करके टैक्स देके कर दिया, ठीक हो गया? ठीक हो गया। उसके बाद आपने 30 जून 24 तक कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करनी है, वो टाइम अवेलेबल है। ओके, एक और सवाल आया जी, इन केस इफ 100F देयर आर मिनिमम 2% आर रिक्वायर्ड फ्रॉम अ न्यू कंपनी, इन दिस वे 50-50 million टोटल 100 million विल बी इंट्रोड्यूस्ड। तो वो कह रहे हैं कि देखिए, मेरा ये एक सजेशन है, जो आपने 5% है ना, कोशिश करें उसको भी बीच में ऐड कर दे, थोड़ा सा ज्यादा रखें इसके। ओके, नहीं वो कह रहे मिनिमम रिक्वायरमेंट है 50 मिलियन पर पर्सन, ठीक है? ओके, उस पे फिर जब 5% आप कैलकुलेट करेंगे 25 लाख वो भी बनता है। ओके, ठीक, तो 53 तक एटलीस्ट उतना रखें कि जितना आपको वो आराम से कवरेज मिल जाए उसकी, उससे नीचे ना आप जाए। तो अगर वो दो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं तो 50 मिलियन ईच रिक्वायर्ड है, कंपनी की 50 मिलियन नहीं चाहिए, मतलब ईच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। देखे, वो कंपनी भी ला सकती है, वो एओपी भी ला सकती है, अगर वो एलिजिबल पर्सन में शामिल होगा तो। That's right. फिर वो ला सकता है, कोई मसला नहीं है, जितना मर्जी लाए जी, अच्छी बात है। मतलब ईच जितने भी डायरेक्टर एक होंगे तो राइट। अगर एलिजिबल पर्सन अकेला ही 1 बिलियन ले आता है तो ले आए, बट वो अगर दूसरा अगर डायरेक्ट पार्टनर डायरेक्टर कंपनी नहीं, नहीं सर, दूसरा अगर नहीं लेकर आता है एक कंपनी की है तो क्या उसकी वो डायरेक्टर बनता है, दो कंपनी फॉर्म सिंगल मेंबर नहीं है तो फिर वो उसको अपने शेयर्स पे वो जो पैसा लगाएगा उसकी इन्वेस्टी नहीं होगी, सिर्फ वो उसी को मिलेगी जो इसकी कंडीशन मेट करेगा। ओके, ठीक है ना जी, बिल्कुल। अगर इंडिविजुअल पैसे लेके आ रहा है तो वो खुद उसकी वाइट वो करेगा, अगर कंपनी लेके आएगी तो वो वाइट करेगी, अगर कंपनी के अलावा एओपी लेके आएगी तो वो डिक्लेरेशन देगी। अब इसमें जो डायरेक्टर सर, एक सवाल है, कंफ्यूजन है कि एक कंपनी बन रही है, दो डायरेक्टर्स है, वो 50-50 या 60-60 मिलियन इन्वेस्ट, क्योंकि पैसे तो वहीं से आएंगे, कंपनी के अंदर पैसे आ गए, जी, तो वो डायरेक्टर्स की भी वाइट हो जाएंगे, फिर वो पैसे कौन देगा? कंपनी? नहीं, आप समझ नहीं रहे बात सर। पैसा डायरेक्टर ने ला के वो तो ट्रांसफर हो जाए ना कंपनी के अंदर, ठीक हो गया। इसकी तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी ना, शेयर आ जाएंगे ना इसके पास, ठीक हो गया। तो पे जो करना है वो इंडिविजुअल ने करना है, कंपनी ने करना है, क्योंकि कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। नहीं, देखें, पे करने वाला एलिजिबल पर्सन होगा, चाहे वो इंडिविजुअल है, कंपनी है या एओपी है। अगर वो एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन में है तो वो पैसे ला सकता है, जब वो लाएगा अल्टीमेटली जाना कंपनी के अंदर पैसा है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आपकी इन्वेस्टमेंट वाइट होगी लाने वाले की, और जिसके पास पैसा चला गया उसके पैसे वाइट हो गए, वो आगे चीजें खरीदे, वो इंडस्ट्री लगानी है, बेसिकली बात ये है, सिंपल वर्ड। जबरदस्त। देख लेते हैं सवाल साथी, माशाल्लाह काफी सवाल आए हैं और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा उसको रिप्लाई किया है। बस सर
जी नहीं बस जब जब भी आपको दावत देते हैं तो बहुत शुक्रिया, आप हमेशा एक्सेप्ट करते हैं और आपका जो गुफ्तगू अंदाज है और जिस तरीके से बयान करते हैं माशाल्लाह बड़ा सिंपल और बड़ा क्लैरिटी होती है। बस तो कोशिश करते हैं सर, आप लोगों की दुआएं भी तो शामिल है ना सब लोगों की। नहीं बहुत शुक्रिया जी। वंस अगेन आई थिंक सो के जितने सवाल साथियों ने कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है, तो फर्दर भी होगा तो इंशाल्लाह आपसे भी हम रब्ता कर लेंगे, साथियों को कर जी लेंगे। जी जी तो तो आई कंक्लूड दिस वेबिनार। थैंक यू वेरी मच बट साहब, आपने जिस अंदाज से किया है दैट इज रिमार्केबल, और ऑन बिहाफ ऑफ फैसलाबाद ब्रांच काउंसिल वंस अगेन आई एम थैंकिंग यू। और इंशाल्लाह फिर भी एक नए सेशन के साथ आपको रिक्वेस्ट करेंगे, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला। जी जी सर, बहुत शुक्रिया सर। इसकी वीडियो सर शेयर कर दीजिएगा, मेरे ख्याल है आपका तो लाइव जा रहा है शायद। जी 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 बिल्कुल शेयर करेंगे। अच्छा एक सवाल आ गया जी, तो एक सवाल छोटा सा फिर कहता है इन केस ऑफ 65H कैन इन्वेस्टमेंट ओनली बी मेड अप टू द वैल्यू ऑफ डिक्लेयर फॉरेन एसेट्स? देखिए, अगर आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है, देखिए आप वहां से लोन ले लेते हैं, वहां प्रॉपर्टी बेच देते हैं, वहां तनख्वाह आ जाती है, कुछ और आ जाता है। सोर्सेज आपके पास होने चाहिए कि जो आपने, देखिए फॉरेन एसेट्स उसने कहा डिक्लेरेशन होनी चाहिए, वो आप डिक्लेयर कर चुके हो। अच्छा, अब वो डिक्लेयर किए होंगे तो जहरी बात है उसके अंदर कहीं ना कहीं पैसा तो आपके पास होगा ना। वो था तो आपने इन्वेस्ट किया ना अभी। ओके ठीक हो गया। फिर वंस अगेन जी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत ही सवाल एक आया था जाते जाते, मैंने कहा वो भी आपसे। नहीं कोई मसला नहीं सर, कोई और भी हो तो जरूर करें आप सवाल, तो सीखने के लिए अमल को आगे बढ़ाता है ना जी। जी सो नाइस ऑफ यू जी, बिल्कुल ऐसे ही जी। सो वंस अगेन जी थैंक यू वेरी मच जी एंड बाय बाय जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह। जलील साहब ऑनलाइन है?